नेट प्रेजेंट वैल्यू के बारे में। नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी क्या है। एनपीवी इक्वल टू होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। यानी कि हम जो भी कैश रिसीव करते हैं, तो रिसीव कब करेंगे, जब हम कैश किसी प्रोजेक्ट में लगाए रहेंगे तभी उसमें से रिटर्न हमें मिलेगा, रिसीव होगा। तो जो हम कैश लगाए रहते हैं और जो हमारी रिसीविंग होती है, जो हमारे पास पैसा आता है, इनफ्लो होता है, उस इनफ्लो में से जो हमने पैसा लगा के रखा है प्रोजेक्ट में या किसी भी फर्म बिजनेस वगैरह में, तो उसमें से उसको माइनस करने पर जो आता है वो हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू को यहाँ पर हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि किसी प्रोजेक्ट में हमने 1 लाख रुपए लगाए। ये माइनस इसलिए है कि हमारे जेब से ये निकले, ये आउटफ्लो हुआ, आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ। और ये 1 लाख इन्वेस्ट करने पर हमें उससे गेन मिला फर्स्ट ईयर में 30,000। तो ये हमारा इनफ्लो ऑफ कैश हुआ। ये भी हमारा इनफ्लो ऑफ कैश हुआ। इनफ्लो ऑफ कैश, इनफ्लो ऑफ कैश, और ये आउटफ्लो ऑफ कैश। तो हमने जो प्रेजेंट में जो वैल्यू हमारा कैश का इनफ्लो का होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। ये हमें 4 साल के बाद 30,000 मिले, तो इसका प्रेजेंट में वैल्यू कितने होने चाहिए। और जो प्रेजेंट में उसी तरह इसका 3 ईयर के बाद हमें थर्ड ईयर में हमें 30,000 रुपये मिले, और सेकेंड ईयर में हमें 30,000 रुपये मिले, और फर्स्ट ईयर में भी हमें इनफ्लो 30,000 मिले। तो इन सबों का प्रेजेंट वैल्यू टुडे, आज के दिन में इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए हमारा इनफ्लो का। और उसमें से टोटल वैल्यू जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस टोटल वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो को लेस करने पर, जो हम लेस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा उसी को हम बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, नेट प्रेजेंट वैल्यू की सबसे बड़ी इसकी जो कैरेक्टर ये होनी चाहिए कि एनपीवी ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे, और अगर एनपीवी स्मॉलर देन 0 है तो प्रोजेक्ट को हम रिजेक्ट कर देंगे। क्योंकि अगर एनपीवी हमारा 0 या 0 से बड़ा आता है तो यानी हमें इसमें प्रोजेक्ट में काम करने में मुनाफा होगा, और अगर प्रोजेक्ट हमारा 0 से कम आता है, नेगेटिव आता है प्रोजेक्ट का जो वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू का जो हमारा वैल्यू है वो नेगेटिव वैल्यू आता है, तो ये हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। हम इसे एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझाना चाहेंगे ताकि इसका जो मेन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आए। तो हम एक थोड़ा सा
इस से हट करके हम थोड़ा एक अलग तरीके से हम आपको एक एग्जांपल समझाते हैं, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी नेट प्रेजेंट वैल्यू को समझने के लिए। थोड़ा सा हम नेट प्रेजेंट वैल्यू को समझाने के लिए थोड़ा सा अलग तरह का हम एग्जांपल लेना चाह रहे थे, तो वो हम एग्जांपल थोड़ी देर बाद हम लेंगे। थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा आपको और क्लियरिटी कर दें कि जैसे कि हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो हमारा क्या होगा। तो यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट ईयर में 30,000, सेकेंड ईयर में 30,000 और थर्ड ईयर में 30,000 और फोर्थ ईयर में 30,000, यानी टोटल हमारे 1,20,000 रिसीव हुए। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश, हमारा कैश इनफ्लो जो है, कैश इनफ्लो हमारा जो है ये कैश इनफ्लो हमारा जो है वो 1,20,000 हुआ, और कैश आउटफ्लो जो है, लेकिन हमने क्या बोला, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो को लेस करेंगे इसमें से, तो हमारा एनपीवी आना चाहिए। तो कैश इनफ्लो अलग चीज़ हुआ, अलग मैटर हुआ, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अलग मैटर हुआ। हालांकि यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो ये और कैश आउटफ्लो वैल्यू आएगा वो इक्वल होगा, इसलिए इक्वल होगा कि ये जीरो ईयर के लिए इन्वेस्टेड है। तो जीरो ईयर मैंने उसी दिन आज के दिन उसकी वैल्यू 1,00,000 थी, तो आज के दिन उसकी वैल्यू भी ये जीरो ईयर में इसका वैल्यू भी वही होगा, यानी कि ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो ये होगा हमारा। कैश आउटफ्लो है हमारा जो, वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो सेम इक्वल होगा, लेकिन कैश इनफ्लो जो है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो से अलग होगा, यानी कि ये जो है ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो के इक्वल नहीं होगा। तो इसी को हम कैलकुलेशन करते हैं कि जो हमारा फ्यूचर में जो कैश जो हमारा फ्यूचर में जो हम मिलने वाला है, रिसीव होने वाला है, उसका टुडे आज के डेट में उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, और आज के डेट में जो वैल्यू होती है उसी वैल्यू में से हम आउटफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो को लेस करते हैं, तो हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू। अगर मान लेते हैं कि इन तीनों का, चारों का टोटलिंग जो है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो जो है हमारा 90,000 आया, मान लेते हैं, सपोज दैट, मान लिया हमने, ये एज्यूम कर लिया, गेस कर लिया कि हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो जो है वो 90,000 आता है। तो यहाँ पर हम प्रोजेक्ट को, और हम कैश आउटफ्लो कितना कर रहे हैं, 1,00,000, तो हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट को रिजेक्ट इसलिए करेंगे कि हम प्रोजेक्ट को 90,000 इन्वेस्ट करके हम 1,20,000 अर्निंग कर सकते थे। हालांकि हमारे 90,000 इन्वेस्ट करने के बजाय हमने 1,00,000 इन्वेस्ट किया, मतलब कि हमने 10,000 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया, जो हमारे लिए लॉस हुआ। तो इसलिए हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो का कैलकुलेशन करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो हमारा नेगेटिव आ जाए, ये कम आ जाए, तो इसका मतलब कि हम इस 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 पॉइंट को हम इन्वेस्ट करके यहाँ पर 90,000, यहाँ पर हमने 1,00,000 इन्वेस्ट किया है, ये 1,00,000 के जगह पर हम 90,000 इन्वेस्ट कर सकते थे, और इन्वेस्ट करके हमने ये अर्न कर सकते थे, लेकिन हमने इन्वेस्ट कितना किया, 1,00,000। इसका मतलब कि ये प्रोजेक्ट को हम रिजेक्ट करेंगे। उसी तरह मान लेते हैं कि हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ये 90,000 ना आकर के, ये कैश इनफ्लो तो हमारा 1,20,000 है, 30, 60, 30, 90, 30, 1,20,000, लेकिन मान लेते हैं, ये भी एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा कैश प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो जो है हमारा वो 1,10,000 आता है।
1,10,000 आता है, तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए एक्सेप्ट करेंगे कि हमने लगाया कितना, 1 लाख, हमें लगाना कितना चाहिए था, 1,10,000। तो हमें 1,10,000 लगाते तो ही हम 1,20,000 अर्न करते, इनफ्लो हमारा होता, और हमने 1 लाख लगाया तो भी हमारा 1,20,000 होता है। हमारा यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर हमारा 10,000 रुपया जो है यहाँ प्रॉफिट हुआ। हम ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं, इसलिए इसका मतलब कि प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि हम ये जो ये इस पैसे को इन्वेस्ट करके हम भी जो है यही हम अर्न करेंगे, और इस पैसे को भी इन्वेस्ट करके हम यही अर्न करेंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट है, हम इसको क्यों इन्वेस्ट करेंगे, हम इसको इन्वेस्ट करेंगे। इसलिए ये कॉन्सेप्ट होता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो का जो रिजल्ट आता है वो एनपीवी जो है वो ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, और अगर लेस देन 0 है या नेगेटिव है तो प्रोजेक्ट को हम रिजेक्ट करेंगे। तो समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो जो है वो हमारा कैश इनफ्लो से कम आए या उससे ज़्यादा आए, तो इसका मतलब आपको क्या समझना चाहिए। वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो का जो बैलेंस होता है, डिफरेंस होता है, वो एनपीवी होता है। तो एक बार हम फिर से आपको हम रिकॉल कर देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो हमारा 90,000 आया है, जो हम ये फ्यूचर में जो अर्न कर रहे हैं कैश इनफ्लो, इसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो जो है हमारा 90,000, टोटलिंग जो है इसका सबका, ये चारों का 90,000 आया, ये 90,000। तो इसका मतलब यहाँ पर रिजल्ट ये आउट होता है कि जैसे कि हमने इन्वेस्ट कितना किया, 1 लाख, और हमने अर्न कितना किया, 1,20,000, यानी कि ये जो इसका जो प्रेजेंट वैल्यू जो है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो जो है उसका 90,000 हो रहा है। यानी कि हमें जो है 1 लाख रुपए हमने जो है इन्वेस्ट किए, जबकि हमें इन्वेस्ट कितना करना चाहिए था, 90,000। यानी कि हम लॉस में हैं। जो काम यहाँ पर ऐसे समझिए कि जो काम 90,000 में ही होना चाहिए था, उस काम को हमने स्टार्ट करने के लिए 1 लाख रुपए पेड किए, तो हमारा 10,000 जो है लॉस हुआ। 90,000 अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ रहा है, उसी तरह अगर ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो हमारा अगर 1,10,000 आ रहा है, ये मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, इनका जो है एज्यूम कर लेते हैं, तो अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो हमारा 1,10,000 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें लगाना कितना चाहिए था, 1,10,000 इन्वेस्ट करना चाहिए था, और हमने इन्वेस्ट कितना किया, 1 लाख, यानी कि हमारा 10 लाख जो है प्रॉफिट में है। हमने पैसा कम इन्वेस्ट किया, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए था इतना, 1,10,000, हमने इन्वेस्ट किया 1 लाख, इसका मतलब कि हम प्रॉफिट में हैं, तो प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, जैसा कि मैं आपको पहले बताया था कि नेट प्रेजेंट वैल्यू को एक हम बहुत ही डिफरेंट और यूनिक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू होता क्या है, एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट से। तो हम उस कॉन्सेप्ट पर आते हैं ताकि उस कॉन्सेप्ट के ज़रिए नेट प्रेजेंट वैल्यू को समझना और भी आसान हो जाए। इतनी आसान कि एक कॉमन जो मैन होता है, कॉमन मैन को भी बहुत ही इजीली वो समझ में आए कि नेट प्रेजेंट वैल्यू होता क्या है। कि संडे के दिन मेरी छुट्टी हुई और मुझे कोलकाता से घर अपने पटना जाना है, तो मैंने अपने टिकट एजेंट से, जो टिकट एजेंट जो है हमारा, उससे हमने बात किया कि कोई ट्रेन हो तो बताइए। तो उसने, टिकट एजेंट ने हमें इन्फॉर्मेशन दिया कि ट्रेन है, 4 ट्रेन है, जिसमें से एक ट्रेन जो है उसका अराइवल पटना में 9 PM में, ये अराइवल, और दूसरी एक ट्रेन है उसकी अराइवल है 9 PM, और तीसरी भी एक ट्रेन है उसकी अराइवल है 5 AM, और चौथी एक ट्रेन है जिसकी अराइवल है 3 AM।
तो क्या मैं इससे पता लगा सकता हूँ कि मुझे कौन सी ट्रेन पकड़नी चाहिए? नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई डाटा ही अवेलेबल नहीं है। अच्छा, मैं ये भी नहीं पता लगा सकता हूँ कि ये 9 PM में किस, ये डे 1 और ये डे 2, ये टाइम लाइन है। ये रात 12 बजे से लेकर के 2, 4, 6, 8, 10 करते हुए ये 12 बजे दिन तक ये डे 1, उसके बाद ये डे 2, उसके बाद ये फ्यूचर में डे नेक्स्ट आगे बढ़ता रहेगा। तो मुझे ये भी नहीं मालूम है कि कौन सी डे में 9 PM, मतलब कि संडे को मेरी छुट्टी है तो वो मंडे वाले 9 PM की बात कर रहा है या संडे वाली ही 9 PM की बात कर रहा है, ये तो नहीं मालूम है। तो इन्फॉर्मेशन को उसने और थोड़ा और उसने एक्सप्लेन किया, कहा कि जिस डेट में आप बात कर रहे हैं उसी डेट में 9 PM में ट्रेन चली जाएगी पटना, और दूसरी ट्रेन जो है 9 PM में भी चली जाएगी, और तीसरी जो ट्रेन है वो उस डे के नेक्स्ट डे यानी कि इस डे में 5 AM को जाएगी, और चौथी जो ट्रेन है वो 3 AM को नेक्स्ट डे में यानी डे 2 में वो जाएगी। तो मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो गया। तो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाने से मैं थोड़ा बहुत प्रेजेंट में आने का, प्रेजेंट में जो मेरा कंडीशन है उसका मैं पता लगा लूँगा कि मेरा प्रेजेंट में क्या पोजीशन है। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन उसने दिया, तो उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अगर मैं चार्ट की बात करूँ तो मैं चार्ट पर ये यहाँ पर 9 PM मेरी अराइवल हो रही है, ये 9 PM इस ट्रेन से, और दूसरी ट्रेन से अराइवल, क्योंकि फर्स्ट डे की उसने बात की है, फर्स्ट डे में आप 9 PM वाली ट्रेन से पहुंच जाएंगे आप। दूसरी ट्रेन भी ये 9 PM में है। अच्छा, तीसरी जो ट्रेन है वो उसने इतना इन्फॉर्मेशन दिया कि डे 2 में वो आपको ले जाएगा, डे 2 में, यानी इस डेट में आप पकड़ेंगे तो डे 2 में आपको वो ट्रेन उतारेगा पटना में 5 AM को, यानी कि ये 5 AM, ये 5 AM। और 4 नंबर वाली जो ट्रेन है वो आपको 3 बजे रात में यहाँ पर उतरेगी। तो इससे भी मैं प्रेजेंट की कंडीशन नहीं पता लगा सकता हूँ कि मुझे प्रेजेंट में क्या टाइम है, मेरा प्रेजेंट वैल्यू क्या है। हमें ये फ्यूचर वैल्यू हुआ, तो फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू में आने के लिए मुझे कुछ उसने और इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया। उसने बोला कि डिपार्चर आपकी होगी, जो पहले वाली जो ट्रेन है उसकी डिपार्चर जो होगी वो 1 PM में होगी उसी डे में। तो यानी कि मुझे कुछ समझ में आ गया कि ये 1 PM में डिपार्चर होगी, फर्स्ट वाली ट्रेन की 1 PM में डिपार्चर होगी, ये 1 PM डिपार्चर, ये डिपार्चर होगी। और सेकेंड जो ट्रेन है उसकी डिपार्चर टाइम उसने 2 PM बताया, ये 2 PM, ये सेकेंड वाली ट्रेन को उसने 2 PM बताया। और थर्ड वाली जो ट्रेन थी उसकी डिपार्चर टाइम उसने बताया कि 7 PM, ये है 7 PM, ये 7 PM को डिपार्चर होगी। और जो फोर्थ वाली जो ट्रेन है उसने बताया कि ये ट्रेन जो है आपकी 2 PM में डिपार्चर होगी, 2 PM में डिपार्चर होगी, ये 2 PM में, 2 PM में। तो मुझे कुछ अंदाज़ा मिल गया कि ये 1 PM में हमारी ये डिपार्चर होगी, और फिर 2 PM में भी डिपार्चर होगी। ये 2 PM ये है, ये नहीं है, ये है 2 PM, 2 PM में भी डिपार्चर होगी, और 7 PM में भी डिपार्चर होगी, और 2 PM में 2 डिपार्चर है, ये 2 डिपार्चर है। तो 1, 2, 3, 1, 4 ट्रेन की डिपार्चर तो मुझे पता चल गया। अब फर्स्ट ट्रेन की डिपार्चर की जो अराइवल होगी वो 9 PM को होगी। तो ये 9 PM यानी कि ये मेरा अराइवल है। यहाँ पर 2 ट्रेन अराइवल हो रही है।
फिर नेक्स्ट डे उसके 5 AM को एक और ट्रेन अराइवल हो रही है। फिर उसके बाद एक और ट्रेन है जो 4 नंबर वाली ट्रेन है, वो 2 PM में 3 PM में अराइवल हो रही है। तो ये 1 2 3 4 हमें पता चल गया। अब मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि किस ट्रेन से मुझे जानी चाहिए ताकि हमारे लिए, मतलब मैं प्रेजेंट वैल्यू जो है हमारा पता चल गया। कैसे? फ्यूचर वैल्यू को मैंने बेस माना और प्रेजेंट वैल्यू को, फ्यूचर वैल्यू से हम प्रेजेंट वैल्यू में आ गए, तो हमें ये पता चल गया कि कौन सी ट्रेन को पकड़ना पड़ेगा। वो भी कब? जब चारों ट्रेन का मैं टाइम कैलकुलेट करूँगा, देखूँगा कि इस ट्रेन की सबसे कम टाइम ले रही है, उसी ट्रेन से हमें जाना सूटेबल होगा। तो इस ट्रेन से हमें जर्नी टाइम लग रहे हैं, इस टाइम से हमें जर्नी टाइम लग रहे हैं 8 आवर्स, और इस टाइम से, इस ट्रेन से लग रहे हैं 7 आवर्स, और इस ट्रेन से लग रहे हैं 9 आवर्स, और इससे लग रहे हैं 2 2 12 1 13 13 आवर्स। ये टाइम टेकन, टाइम टेकन। तो अगर हम रैंक निकालें किस ट्रेन को पकड़ना चाहिए टाइम के हिसाब से, तो सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सी ट्रेन मेरे लिए कम समय लेता है। तो ये सबसे कम समय लेता है, तो यानी इसकी प्रायोरिटी मैं ज़्यादा दूंगा, तो इसको हम रैंक 1 लेते हैं। इससे कम समय ये ले रहा है, इसकी रैंकिंग 2 करेंगे। उससे थो कम ये ले रहा है, तो इसकी रैंकिंग हम 3 करेंगे। और सबसे जो ज़्यादा समय ले रहा है वो ये ट्रेन ले रहा है, इसकी रैंकिंग हम 4 करेंगे। यानी मुझे जब पकड़ना होगा तो मैं किस ट्रेन को पकड़ना लाइक करूँगा? इसकी, इसकी। उसने नाम भी बता दिए। इस ट्रेन का जो नाम है एजेंट ने बता दिया, हरिद्वार एक्सप्रेस। और राजधानी एक्सप्रेस, अमृतसर मेल, और ये बनारस एक्सप्रेस, बनारस एक्सप्रेस। तो मुझे ये पता चल गया कि राजधानी एक्सप्रेस को अगर हम लेकर के टिकट सफ़र करेंगे तो 7 आवर्स में हमें कोलकाता से पटना पहुंच जाऊंगा। तो मेरी प्रायोरिटी होगी इस ट्रेन की पकड़ने की। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू भी यही होता है। ये हुआ नेट प्रेजेंट वैल्यू, हमने इसकी, मैंने ये प्रोजेक्ट हुआ, इस प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे, इन सबों को हम रिजेक्ट करेंगे। अगर इन चारों में से कहा जाए कि कौन सा प्रोजेक्ट, ये एक प्रोजेक्ट है, ये एक प्रोजेक्ट है, तो इनमें से अगर कहा जाए कि आप किस प्रोजेक्ट को आप एक्सेप्ट करना चाहेंगे, तो मेरी जो आंसर होगी वो आंसर होगी कि मैं इस प्रोजेक्ट को मैं करना चाहूँगा, यानी मैं राजधानी एक्सप्रेस से सफ़र करना चाहूँगा, क्योंकि ये सबसे कम समय ले रहा है। अगर ये अवेलेबल नहीं होगा तो मैं इसकी प्रायोरिटी दूंगा, अगर ये भी अवेलेबल नहीं रहेगा तो इसकी, ये भी अवेलेबल नहीं रहेगा तो इसकी। तो हम सारे प्रोजेक्ट में से हम देखते हैं कि किस प्रोजेक्ट में हमारा बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है। बेनिफिट यहाँ पर इसलिए ज़्यादा हो रहा है कि इसमें सबसे कम टाइम टेकन ले रहा है 7 आवर्स। ये हमने ट्रेन का मैप भी टाइम लाइन पर बना दिया। ये हरिद्वार एक्सप्रेस 1 PM 1 PM डिपार्चर होती है, और ये 9 PM को जाती है 8 आवर्स में। राजधानी एक्सप्रेस 2 PM को डिपार्चर होती है, और ये अराइवल होती है 9 PM में 7 आवर्स में। और अमृतसर मेल जो है 3 नंबर जो ट्रेन है अमृतसर मेल, ये 7 PM में, ये 7 PM में डिपार्चर होती है, और ये 5 AM में अराइवल होती है। और चौथी जो ट्रेन है बनारस एक्सप्रेस, ये 2 PM में डिपार्चर होती है,
कोलकाता से, और ये 13 आवर्स में 3 AM को अपने डेस्टिनेशन पर अराइवल हो जाती है। अब हमें पता कैसे चला कि इनमें से सबसे अच्छी ट्रेन कौन है, सबसे अच्छी ट्रेन कौन है? हमने फ्यूचर वैल्यू को यूज करके उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला, और प्रेजेंट वैल्यू निकाल करके हमने पता लगाया कि कौन ट्रेन जो है सबसे कम टाइम ले रही है, तो हमारी प्रायोरिटी बनी राजधानी। तो हमें पता चल गया कि ये एक प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को करना चाहिए, इन सबों को रिजेक्ट करना चाहिए। ये हम रिजेक्ट कर देंगे, 3rd नंबर भी रिजेक्ट कर देंगे और 4th नंबर भी रिजेक्ट कर देंगे, इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा, ये तो हुई एज पर टाइम व्यू के हिसाब से रैंकिंग। अगर हम एज पर टाइम व्यू ना देखें, हम ये भी तो देखना पड़ेगा हमें कि हमारा किस ट्रेन में सबसे कम खर्च हो रहे हैं, कौन सी ट्रेन मेरे लिए इकोनॉमिकली बेनिफिट दे रही है। तो उस व्यू से जब हम बात करेंगे, तो एजेंट से जब हमने पूछा तो एजेंट ने बताया कि इस जो पहली वाली जो ट्रेन है, इस ट्रेन का जो किराया जो है, इस ट्रेन का 102,000 फेयर है, इसका फेयर। और इस ट्रेन का जो किराया है वो 2600 है, और इस ट्रेन का जो किराया है वो 1100 है, 1100। और बनारस एक्सप्रेस का जो फेयर है वो भी है 1100। तब प्रायोरिटी मैं किसको दूंगा? अगर टाइम व्यू की बात करें तो सबसे कम टाइम ये ले रहा था, तो मैंने इसकी प्रायोरिटी दी। अब अगर बात फेयर पर आ गई है, तो हमें ये देखना है कि सबसे कम में हमारा कौन ट्रेन सूटेबल हो रहा है जाने में। तो सबसे कम में मेरे पास 2 ट्रेन अवेलेबल हैं, 2 ट्रेन ये और ये अवेलेबल है, यानी कि मैं इसको, ये जो है ये फेयर रैंक है, फेयर रैंक। मैं जो है इसको रिजेक्ट कर दूंगा, इस ट्रेन को, आर 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 आर। मेरी प्रायोरिटी क्या बन रही है? इन दो में से किसी एक ट्रेन को चुनने की, क्योंकि इनकी जो कॉस्ट है वो 1100 यानी इक्विवेलेंट है। अब इन दोनों में भी हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा ट्रेन जो है कम टाइम ले रहा है। तो ये ट्रेन जो है 9 आवर्स ले रहा है और ये ट्रेन 13 आवर्स, तो मैं इसकी प्रायोरिटी दे दूंगा, ये एक्सेप्ट कर लूँगा और इसको रिजेक्ट कर दूंगा। और ये ऑलरेडी रिजेक्ट हो जाएगा। ये हमने चार्ट बना दिया। ये जो पहली जो ट्रेन चल रही है, ये पहली ट्रेन का ये फेयर लाइन है 1200 रुपीज़, ये 1200 रुपीज़। सेकेंड जो ट्रेन है ये है 2600, ये 600। और थर्ड नंबर जो ट्रेन है वो ये है, ये 1100। और फोर्थ नंबर जो ट्रेन है हमारा, ये भी सेम है, टू PM। ये गलत हो गया है, ये है, ये नहीं है, ये है, ये 1100। तो हमने देखा कि 1100 जो फेयर है उस पर 2 ट्रेन अवेलेबल है, एक अमृतसर मेल, एक और दूसरा बनारस एक्सप्रेस। तो हमने देखा कि अमृतसर मेल जो है 9 आवर्स टाइम टेकन ले रहा है, और बनारस एक्सप्रेस जो है वो 13
आवर्स ले रहा है, यानी कि 13 आवर्स हमारे कंप्लीट करेंगे जाने में, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे? अगर बात फेयर पर आएगी तो हम उस समय इस प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे, बाकी सारे प्रोजेक्ट को हम रिजेक्ट करेंगे। तो यही हमारा एनपीवी होता है कि हमारा एनपीवी, ये एनपीवी हो गया अगर हम फेयर व्यू से बात करें तो, और अगर हम टाइम व्यू से बात करें तो ये हमारा एनपीवी ये हुआ, इसको एक्सेप्ट करने के लिए बोलेगा तो हम यहाँ पैसे के हिसाब से बात करेंगे, एनपीवी के हिसाब से, तो हमारा एनपीवी ये हुआ, और ये हमारा एक तरह से फ्यूचर वैल्यू हो जाता है, और ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट अब समझ में आ रहा होगा कि नेट प्रेजेंट वैल्यू होता क्या है, और उसके मेन जो एक्चुअल जो कंसेप्ट हैं वो किस तरह काम करते हैं। हमने बोला था नेट प्रेजेंट वैल्यू ये एक प्रोजेक्ट है, ये -1 लाख का मतलब मेरे पॉकेट से पैसे निकल रहे हैं, और हमने गेन किया फर्स्ट ईयर में 30,000, सेकेंड ईयर में 30,000, और थर्ड ईयर में 30,000, और फोर्थ ईयर में 30,000। तो हमारा कैश इनफ्लो तो 1,20,000 हुआ। अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अगर 90,000 आता है तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब हुआ कि हम 90,000 लगा करके हम ये इस चीज़ को अर्न कर सकते हैं। तो जब हमने 90,000 लगा करके अर्न कर सकते हैं तो हमने लगाया कितना? 1 लाख, यानी लॉस हुआ, तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर हमारा कैलकुलेशन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अगर 1,10,000 आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें खर्च करना चाहिए था 1,10,000, और हमने खर्च किया कितना? आउट ऑफ फ्लो कैश हमारा हुआ 1 लाख। तो इसका मतलब प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हम 1 लाख एक्सपेंस करके, इन्वेस्ट करके हम 1,20,000 अर्निंग कर रहे हैं, जबकि हमें अर्निंग करना हमें आउटफ्लो कितना करना चाहिए था? 1,10,000, यानी कि यहाँ पर हमारा 10,000 एक्सेस हो रहा है, मतलब बच रहा है। तो ये प्रोजेक्ट हमें एक्सेप्ट करने के लिए बताता है। अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अगर 1,10,000 आ जाए तो, हालांकि ये हमने एज्यूम किया था, अब एक्चुअल में कैलकुलेशन इसका कैसे होता है वो एक बार हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहले तो आपको इससे आसानी हुई होगी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू होता क्या है। नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर खाली ये डाटा को हम दे दें कि ये 4 ट्रेन में से एक 9 PM को, दूसरी भी 9 PM को, और तीसरी 5 AM को, और चौथी 3 AM को पटना पहुंचती है, तो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपको कौन सी ट्रेन पकड़नी चाहिए। इन्फॉर्मेशन को थोड़ा और एक्सप्लेन किया जाता है कि फर्स्ट जो ट्रेन है वो 1 PM को डिपार्चर होती है, और सेकंड जो ट्रेन है वो 2 PM को डिपार्चर होती है, और थर्ड जो ट्रेन है वो 7 PM को, और फोर्थ जो ट्रेन है वो 2 PM को जो डिपार्चर होती है। तो आप तुरंत फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू में जा करके आप कैलकुलेट कर लेंगे कि आपका टाइम टेकन कितना लग रहा है। तो टाइम टेकन इस ट्रेन का सबसे कम आ रहा है तो आप इसको प्रायोरिटी देंगे, हम इससे जाना चाहेंगे। अब प्रायोरिटी देंगे तो इसके साथ साथ हमें पैसा भी देखना है कि पैसे हमें इकोनॉमिक किस हिसाब से, अगर बात करें तो किस हिसाब से हमारा इकोनॉमिकली ट्रेन हमारा फ़ायदेमंद हो रही है जाने के लिए। तो उस हिसाब से अगर बात किया जाए तो हमें देखना है कि किस ट्रेन में हमें सबसे कम किराया देना पड़ेगा। तो सबसे कम किराया जो हमें है वो अमृतसर मेल और बनारस एक्सप्रेस में देना पड़ेगा। उसके बाद हरिद्वार एक्सप्रेस में 1,200 और राजधानी एक्सप्रेस में 2,600। इसका मतलब कि हमें इन दो ट्रेन में से किसी एक ट्रेन को पकड़ना चाहिए। अगर दोनों का सेम टाइम टेकन होता तो मैं किसी भी ट्रेन को पकड़ने की बात करता, टिकट कटाने की बात करता। लेकिन अब इसमें भी देखना पड़ेगा कि ये ट्रेन जो है 9 आवर्स ले रही है कंप्लीटेड जर्नी के लिए, और ये जो ट्रेन है पटना के लिए 9 आवर्स के बजाय 13 आवर्स ले रही है, तो मैं प्रायोरिटी इसको दे दूंगा। यानी एक प्रोजेक्ट है, इसको हमें करना चाहिए। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको समझ में एक तरह से आ गया। और अब हम नेट प्रेजेंट वैल्यू के बारे में आपको एक और एग्जाम्पल से समझाते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू।
हमने कैश आउटफ्लो किया, जिस साल हमने आउटफ्लो किया, जिस साल हमने इन्वेस्ट किया, जिस ईयर में, उस ईयर का हम काउंटिंग नहीं करते हैं, उसको हम जीरो लेते हैं। उसके बाद फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तक हमारा जो 1 लाख इन्वेस्ट करने पर उसमें से कैश इनफ्लो हमारा फर्स्ट ईयर में 40,000 और सेकेंड ईयर में 50,000 और थर्ड ईयर में 30,000 आया। तो टोटल मेरा कैश इनफ्लो जो हुआ वो, आउटफ्लो तो हमारा 1 लाख हुआ, इनफ्लो हमारा 1,20,000 हुआ। मान लेते हैं कि डिस्काउंट रेट जो है 10% है और डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है। सबसे पहले तो डिस्काउंटिंग फैक्टर के बारे में आपको हम समझा दें, डिस्काउंटिंग फैक्टर होता क्या है और डिस्काउंट रेट होता क्या है। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो का है और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो का है कि ये जो हम 1 लाख जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस आउटफ्लो का उस दिन कितना वैल्यू होना चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो कैश। तो उस दिन ये जाहिर सी बात है कि अगर ये 0 ईयर है तो 0 ईयर मैंने उसी दिन इसका वैल्यू 1 लाख ही आएगा। चलिए कैसे आएगा, कैलकुलेशन से समझाएंगे। ऐसे तो समझ में आ रहा है कि इसको हम 1 लाख यहाँ पर पुट कर देंगे, लेकिन ये कैलकुलेशन से विथ लॉजिकली आना चाहिए। हम इसको विथ लॉजिकली ला करके दिखाएंगे। उसके बाद फर्स्ट ईयर में 40,000 हमारा कैश इनफ्लो आया, हमारे जेब में पैसे 40,000 आए। तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू 1 साल के बाद में जो हमारा पैसा आ रहा है 40,000, उसकी आज की इस जगह पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश कितना होता, वो हम कैलकुलेट करना यहाँ सीखेंगे। उसी तरह हमने दूसरे साल में 50,000 रुपये इनकम किए, उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी ये हम निकालना सीखेंगे। उसी तरह तीसरे साल में हमने 30,000 रुपये इनकम किए और उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज के दिन में हमें कितनी होगी ये हमें सीखना है। और ये टोटल जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है, इसमें से हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो कैश को लेस कर देंगे, तो हमारा जो बैलेंस आएगा उसको बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इक्वल टू होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। सबसे पहले तो यहाँ पर हम डिस्काउंट रेट समझेंगे। डिस्काउंट रेट होता क्या है। अच्छा, इसको पहले हम पुट कर लेते हैं। ये 0 ईयर में इनफ्लो कुछ नहीं हुआ है और ये फर्स्ट ईयर में आउटफ्लो कुछ नहीं, सेकेंड में कुछ नहीं, थर्ड में कुछ नहीं। डिस्काउंट रेट पहले सबसे पहले हम समझते हैं डिस्काउंट रेट होता क्या है। देखिए, डिस्काउंट रेट सबसे पहले तो आप इसे रख लीजिए कि इसका मतलब होगा डिवाइड। और ये डिवाइड जो है लेस के जगह पर होता है, ये रख लीजिए। ये फ्यूचर वैल्यू जो हमारा 9 PM था, उसमें से ये लेस किया हमने 1 PM को, तो 8 आवर्स आया। तो फिलहाल इसको रख लेते हैं कि अगर डिस्काउंट रेट है तो ये डिवाइड जैसा कुछ होगा। डिवाइड जैसा कुछ नहीं, मतलब डिवाइड ही होगा वो, डिवाइड। अच्छा, रखने के साथ साथ इसकी लॉजिक ये है कि डिस्काउंट रेट किसी भी, अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो ये फ्यूचर वैल्यू है और ये है प्रेजेंट वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट में आने को हम डिस्काउंट रेट बोलते हैं। फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू में चले आने को हम डिस्काउंट रेट बोलते हैं। इसको ही हम बोलते हैं डिस्काउंट रेट। और प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू में जाने को हम बोलते हैं कंपाउंड रेट। ये प्रेजेंट वैल्यू है और ये फ्यूचर वैल्यू है। और अगर यहाँ से हम फ्यूचर वैल्यू में चला जाएंगे तो
इसको हम बोलते हैं कंपाउंड रेट। और कंपाउंड रेट का मतलब यहाँ पर इनटू समझिए, समझने के लिए इनटू, और इनटू का मतलब यहाँ पर ऐड। प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू 1 PM है, ट्रेन वाले में हम आ गए। प्रेजेंट वैल्यू 1 PM है और 9 PM जो है फ्यूचर वैल्यू। तो हमने इसमें 8 को ऐड किया, 8 को ऐड किया तो 9 PM हमें रिसीव हुआ, मिला। तो ये प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू में जाने को हम कंपाउंडिंग रेट बोलते हैं, और फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू में आने को हम डिस्काउंटिंग रेट बोलते हैं। फिलहाल थोड़े समय के लिए आप इसे इतना ही समझिए। क्लियरिटी हो गई कि फ्यूचर वैल्यू से जैसे ही हम प्रेजेंट वैल्यू में हम जाते हैं तो उसको हम डिस्काउंटिंग रेट बोलेंगे, और अगर प्रेजेंट वैल्यू से जैसे ही हम फ्यूचर वैल्यू में चला जाते हैं तो इसको हम कंपाउंडिंग रेट बोलेंगे मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में। ओके, तो अब यहाँ पर जैसा कि ये डिस्काउंट रेट 10% है यहाँ पर, तो सपोज करते हैं सबसे पहले हम कि जब हम लोग 6 और 7 क्लास में रहे होंगे तो हम लोगों ने उस समय पढ़ा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है कि ये 1 प्लस, ये इनका फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, एक्यूमुलेटेड वैल्यू इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू 1 प्लस R पावर n। यहाँ पर A डिनोट करता है एक्कोमोडेटिव वैल्यू को, जिसको हम फ्यूचर वैल्यू बोलते हैं। P डिनोट करता है प्रिंसिपल वैल्यू को, जिसको हम प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। और R डिनोट करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को, और N डिनोट करता है नंबर ऑफ पीरियड्स। और पीरियड्स के मीन्स यहाँ पर या तो ईयरली होगा, हाफ ईयरली होगा, क्वार्टरली होगा, वीकली होगा। पीरियड का मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ये डिस्काउंट रेट 10% है, तो हमें ये पता लगाना है कि ये हमारा जो एक साल के बाद जो 40,000 आ रहा है तो इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना था। तो यहाँ पर हम फार्मूला में हम ये यूज कर सकते हैं, इसके जगह पर A इक्वल टू P 1 प्लस RN के जगह पर हम ये लिख सकते हैं फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस RN लिख सकते हैं। अच्छा, फ्यूचर वैल्यू हमारा क्या है? फ्यूचर वैल्यू हमारा प्रेजेंट वैल्यू में, प्रेजेंट वैल्यू से जब हम, यह है प्रेजेंट वैल्यू से जब हम फ्यूचर वैल्यू में जाएंगे तो कंपाउंडिंग रेट होता है। तो हम इसके जगह पर कंपाउंडिंग रेट लिख सकते हैं, और ये कंपाउंडिंग रेट ना होकर के ये हमारा कंपाउंडिंग फैक्टर हो जाएगा, कंपाउंडिंग फैक्टर। अब अगर हम प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई कंपाउंडिंग फैक्टर लिखें तो y
कंपाउंड फैक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, FeV1 डिवाइडेड बाई कंपाउंड फैक्टर। तो PV इक्वल टू FV इंटू 1 बाई कंपाउंड फैक्टर होगा। अच्छा, ये मैंने बताया था कि फ्यूचर वैल्यू से जब हम प्रेजेंट वैल्यू में आते हैं तो डिस्काउंट रेट होता है। मैथमेटिकल अगर कॉन्सेप्ट समझे, लैंग्वेज में समझे, बात करें तो फ्यूचर वैल्यू से जैसे ही हम प्रेजेंट वैल्यू में हम आएंगे तो इसके लिए डिस्काउंटिंग रेट हम यूज, ये यानी कि फ्यूचर वैल्यू जो है, फ्यूचर वैल्यू ये इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये प्रेजेंट वैल्यू में जा रहा है, इसका मतलब, तो इसका मतलब कि फ्यूचर वैल्यू को हम डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रेजेंट वैल्यू में चला जाएगा। ये फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू में जाते हैं तो हम इसको डिस्काउंट रेट बोलते हैं। तो ये यहाँ पर हम फ्यूचर वैल्यू इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर लिख सकते हैं, यानी कि डिस्काउंटिंग फैक्टर इक्वल टू 1 बाई कंपाउंडिंग फैक्टर होता है। अच्छा, और दूसरी बात कि किसी स्टूडेंट का नाम उसके घर और मोहल्ले में उसको राजू कह के बुलाते हैं, और जब वो स्कूल जाता है स्टूडेंट तो उसका नाम वहाँ पर राम हो जाता है। तो बस यही चीज़ है, ये बस इसका नाम फ़र्क है, बाकी सेम चीज़ है, चाहे इसको आप 1 बाई कंपाउंड फैक्टर लिखें या इनटू करके डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखें। बस फ़र्क ये है कि आप पीवी में आते समय एफवी को जब ट्रांसफ़र करेंगे पीवी में आने के लिए, तो एफवी को ले जाएंगे हम डिस्काउंटिंग फैक्टर की तरफ, और फ्यूचर वैल्यू की जब बात करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू को हम ले जाएंगे कंपाउंडिंग फैक्टर की तरफ, और डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग फैक्टर में रिलेशन ये होगा हमारा, डिस्काउंटिंग फैक्टर इक्वल टू 1 बाई कंपाउंडिंग फैक्टर। डिस्काउंटिंग फैक्टर इक्वल टू 1 बाई कंपाउंडिंग फैक्टर है। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस आर एन होगा, क्योंकि कंपाउंडिंग फैक्टर इक्वल टू 1 प्लस आर एन, इसलिए कंपाउंडिंग फैक्टर ये हम प्रेजेंट वैल्यू में कंपाउंडिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करने से हमारा फ्यूचर वैल्यू निकलता है। प्रेजेंट वैल्यू में कंपाउंडिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करने से हमारा फ्यूचर वैल्यू निकलता है। प्रेजेंट वैल्यू में हमारा कंपाउंडिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करने से फ्यूचर वैल्यू निकलता है। प्रेजेंट वैल्यू में हमारा कंपाउंडिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करने से फ्यूचर एन ये होगा, क्लियर है। तो कंपाउंडिंग फैक्टर की जगह पर, हम ये लिख सकते हैं, यानी कि डिस्काउंटिंग फैक्टर इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस आर एन, यहाँ पर ये क्लियर हो गया। इसी तरह कंपाउंडिंग फैक्टर इक्वल टू 1 प्लस आर एन, ये भी क्लियर हो गया।
डिस्काउंटिंग फैक्टर हमारा हो जाएगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर हमारा हो जाएगा 1/1 प्लस आर एन, और कंपाउंडिंग फैक्टर हमारा हो जाएगा 1 प्लस आर एन। अब हम इस फॉर्मूला के हेल्प से जो डिस्काउंटिंग फैक्टर इक्वल टू 1/1 प्लस आर एन निकल करके जो आया है रिजल्ट में, हम इस टेबल को, डिस्काउंटिंग फैक्टर के टेबल को फिलअप कर सकते हैं। हालांकि हम इस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा अच्छा से क्लियरिटी देने के लिए हमने ये टेबल को बनाया है, ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। हालांकि इस टेबल को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ ये टेबल में जो डिस्काउंटिंग फैक्टर का जो कॉलम होता है इसी से काम हो जाता है, लेकिन और अच्छी से क्लियरिटी होने के लिए हमने इस टेबल को बनाया है, ताकि समय लगे, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए समय समझने में, लेकिन जो समझ में आए वो बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट और बिल्कुल जाकर सही दिमाग में जाकर के बैठे। तो अब हम इस टेबल को भरना चाहेंगे, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10% था, ये हमारा रेट जो था 10% था। तो इसी को हम डिस्काउंटिंग रेट बोलते हैं। डिस्काउंटिंग रेट हमने बता दिया, डिस्काउंटिंग फैक्टर भी हमने बता दिया। तो ये आर का मतलब कुछ नहीं, 10% ही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। बस इसका नाम अलग अलग हो जाता है, जैसे कि राजू, राम, सेम एक ही लड़के का नाम या तो राजू है या तो राम है। अगर वो राजू लिखेंगे तो ठीक है, राजू लिखेंगे तो राजू, और अगर राम लिखेंगे तो उनको 1/राम लिखना पड़ेगा। बस यही फ़र्क है। यह तो यहाँ पर ये 1 कंपाउंडिंग फैक्टर, यानी कि 1/राम लिखा हुआ है, और ये राजू लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये परसेंटेज जो है, रेट ऑफ परसेंटेज जो है 10%, आर का वैल्यू 10% दिया हुआ है। 1 प्लस 0.1 पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.12 1/1 प्लस 0.1 क्यूब। बस सिर्फ इसका जो फॉर्मेट चेंज हो रहा है, बाकी सब सेम है। ये डिस्काउंटिंग फैक्टर को हम बताना चाहते हैं और अच्छे तरीके से और इजी तरीके से, इसलिए हमने ये टेबल को बनाने के लिए काम किया। अब यहाँ पर हो जाएगा 1, ये इसको ऐड करेंगे तो 1.1 होगा, पावर 0 होगा। इसको ऐड करेंगे तो 1.1 होगा, पावर 1 होगा। इसको ऐड करेंगे तो 1.1 और पावर 2 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 1.1 और पावर 3 हो जाएगा। अब ये 1/1 होगा, ये 1/1.1 होगा, ये 1/1.1 इंटू 1.1 इक्वल टू 1.21 होगा, ये 1.21 होगा, और ये हो जाएगा इंटू 1.1 इक्वल टू 1.331, ये 1.331 होगा, 331 होगा। अब ये डिवाइड करेंगे तो ये 1 होगा, और ये डिवाइड करेंगे तो 1/1.1 इक्वल टू 0.9090, 0.9090। अब ये 1/1.21 इक्वल टू 8264, ये वाला हो जाएगा 1/1.331 इक्वल टू 0.7513, 0.7513। तो हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर लास्टली हमारा क्या आया, ये आया। तो हम इसको यहाँ पर हम पुट कर देंगे, यहाँ पर हम पुट कर देंगे, ये 1, ये 0.909, 0.8264, 0.7513। लेकिन हमें इतना मेहनत नहीं करना है,
हमें इतना बेकार का वर्क नहीं करना है। ये हमने आपको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बनाया था, ये हमें नहीं करना है। हम एक इजी तरीका आपको बताते हैं, जैसे कि परसेंटेज का रेट कितना है, रेट का परसेंटेज कितना है, 10% है, 10% है, ठीक है। तो सबसे पहले आंख बंद करके 1 लिखिए, ये आंख बंद करके 1 लिखते हैं, उसके बाद डिवाइडेड लगाते हैं, और उसके बाद ये 10% को हम इसमें ऐड करके 1 हम लिखते हैं, यानी कि 1 + 10% लिखते हैं, यानी कि इसका इस तरह हम 20% है, मान लेते हैं कि 20% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दिया हुआ है उसका नाम रहेगा डिस्काउंटिंग रेट, 20% दिया हुआ है, तो हम इस तरह लिखेंगे 1.2। अगर 30% है तो 1.3, अगर 4% है तो 1/1.04। ओके, तो हमारा यहाँ पर परसेंटेज है 10%, 10%। तो हमने आंख बंद करके ये 1 लिखा, उसके बाद डिवाइड का निशान लगाया, फिर 1 में हम इस 10% को हम ऐड कर दिया, तो 1, पहले तो 10% का मतलब क्या हुआ, 10 / 100, यानी 10% का मतलब हुआ 0.1। तो इसका मतलब ये 1 का मतलब ये 10% का मतलब 0.1 हुआ। अब इसको हम ऐड करेंगे तो 1.1 होगा। ये अब चुपचाप ये जो है 1/1.1 हो गया। अब यहाँ पर 1 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 1.1 लिखेंगे, और ये इक्वल कर देंगे। ये कितना आया, 9090। यहाँ पर लिखेंगे सॉरी, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर में 9090। अच्छा, ये हमेशा 1 आता है, हमने इसमें लिख दिया हमने, सॉरी, ये हमेशा 1 आता है। मैंने शुरू में बताया था कि ये 0 ईयर पर उसका जो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 1 ही, डिस्काउंटिंग फैक्टर उसका 1 ही आएगा, क्योंकि ये इसका पावर होता है 0। ये 0 पावर होने के चलते इसका हमेशा रिस्पॉन्स जो है 1 आता है। अच्छा, तो ये समझ में आ गया। अब इसको फिर से आप देखिए, 1 डिवाइडेड बाई 10% का रेट है, 10% है, तो 1 + 0.1, यानी कि 1 में डिवाइडेड करेंगे, 1 + 0.1 का मतलब 1.1, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.1 इक्वल टू 9090। ये 9090 आ गया। अब उसके बाद जितनी बार है उतनी बार हम इक्वल टू को हम पुट करते जाएंगे, प्रेस करते जाएंगे, हमारा रिस्पॉन्स नेक्स्ट आगे चलता जाएगा। हमें ये सब इतना लंबा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये इक्वल कर दिए। फिर आ गया दूसरा वाला, कितना है, 8264, 0.8264, फिर इक्वल कर दिए 0.7513, 0.7513। और अगर आगे भी होता, अगर 4 ईयर में भी होता तो हम और करते, 5 ईयर में होता तो और करते, 6 ईयर में होता तो ये करते, 7 ईयर में होता तो ये करते, 8 ईयर में होता तो ये करते। 8 ईयर का हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना निकलता, 0.4665। तो हमें यहाँ तक लगाना था। फिर से एक बार देख लीजिए, 1 डिवाइडेड बाई 1.1 इक्वल टू फर्स्ट ईयर का, इक्वल टू सेकेंड ईयर का, इक्वल टू थर्ड ईयर का। अच्छा, अब यहाँ से मिला भी लीजिए, ये 1 ओके है, ये 0.909, ये 0.909 आ गया, ये 0.8264, ये 0.8264, ये 0.7513, 0.7513, यानी कि हमारा आंसर जो है सेम आया। अब प्रेजेंट वैल्यू जो है कैश आउटफ्लो का, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 लाख आएगा। ये नील है, ये नील है, ये नील है। अब इसकी कैश इनफ्लो जो है 40,000 है, इसका अगर
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालेंगे तो 40,000 इंटू 9090 पॉइंट में ये 40,000 इंटू 0.9090 इक्वल टू 36360 ये 50,000 का 50,000 इंटू 0.8264 इक्वल टू 41320 ये 30,000 का 30,000 इंटू 0.7513 इक्वल टू 22539 अब इसको हम ऐड कर लेंगे। ये हमारा हो जाएगा -1,00,000 और ये हमारा हो जाएगा 36360 इक्वल टू प्लस 41320 प्लस 22539 इक्वल टू 1,02,019। अब हमने बताया था कि नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो हमारा कितना है 1,02,219 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना है हमारा 1,00,000 माइनस 1,00,000 कितना आया 219, यानी कि एनपीवी हमारा हुआ 219। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये 1,20,000 कैश इनफ्लो करने के लिए हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो हमारा इतना इन्वेस्ट करना पड़ता 1,02,19 ये इतना इन्वेस्ट करना पड़ता। हमने इन्वेस्ट कितना किया एक्चुअल में ये किया, तो हम फ़ायदे में हैं। हमें जहाँ पर 219 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करने पड़ते हमें वो बच गए, तो यानी हम फ़ायदे में हैं। अगर ये ज़्यादा आता, ये अगर मान लेते कि हम 1,10,000 आता तो इसका मतलब कि लॉस है, क्योंकि हमें 1,10,000 इन्वेस्ट करना पड़ता। हमने 90,000 अगर आता कम आता तो इसका मतलब कि हम लॉस में थे तो प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि जहां हमें 90,000 इन्वेस्ट करना चाहिए वहां हमने 1,00,000 इन्वेस्ट कर दिया। इसका मतलब कि 10,000 हमारा लॉस हुआ। तो अब समझ में आया, ये हमेशा पॉजिटिव आता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारा पॉजिटिव आएगा या इक्वल टू 0 आएगा तो प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर मान लेते हैं कोई प्रोजेक्ट ए है, ये कोई ए प्रोजेक्ट है जिसमें 1,00,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना है और उसका जो फ्यूचर जो ईयर में 1 और सेकेंड और थर्ड ईयर में 40,000, 50,000 या 30,000 का इनफ्लो अगर मिल रहा है तो ये प्रोजेक्ट जो है एक्सेप्टेबल है, ये प्रोजेक्ट जो है एक्सेप्टेबल है। तो यही था नेट प्रेजेंट वैल्यू। आशा करते हैं कि आपको ये ठीक से समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा वीडियो ज़रूर थोड़ा सा लेंदी हुई है, और वो इसलिए लेंदी हुई है कि मेरा मानना था कि अगर हम इस वीडियो को इस तरीके से हम बनाएं कि अगर कोई नॉन कॉमर्स या नॉन बिजनेस स्टूडेंट जो है उसको भी ये समझ में आए कि नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है। और इस वजह से ही नॉन कॉमर्स स्टूडेंट को व्यू में रखते हुए थोड़ी वीडियो लेंदी हो गई, लंबी हो गई। और खैर कोई बात नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए और बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें हमारा जो ईमेल आईडी है उस पर आप संपर्क करें, हम और भी अच्छी तरीके से आपको सॉल्यूशन हम देंगे।